हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हम अपनी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, जो कण्व डायनेस्टी थी उसका एंड हो जाता है। कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सुशर्मन, उनको असैसिनेट करके सिमुक, जो कि सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कहे जाते हैं, उन्होंने उन्हें असैसिनेट करके सातवाहन डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। आज हम उसी सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जानने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर हो सकते हैं मौर्यस के। अब देखिए, जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसमें भी दो तरह के सक्सेसर थे इनके। मौर्यस के बाद जो नेटिव सक्सेसर थे, यानी कि जो मूलतः इंडिया के ही रहने वाले थे, और सेकंड जो थे वो फॉरेन सक्सेसर्स थे। तो अगर नेटिव सक्सेसर की बात हम करें तो ये जो शुंग डायनेस्टी है, उसके अलावा जो कण्व डायनेस्टी है, और ये जो यहाँ तक कि जो सातवाहन डायनेस्टी है, ये सारी की सारी डायनेस्टीज़ जो थी वो इंडिया की नेटिव डायनेस्टीज़ थी। तो यानी कि जो ये मॉडर्न के जो सक्सेसर थे ये सारे नेटिव सक्सेसर्स थे, लेकिन कुछ फॉरेन सक्सेसर भी थे जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब सातवाहन की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर थे मौर्यास के। अब ये कहाँ से थे? ये डेक्कन और सेंट्रल इंडिया से थे। अब इनकी बात करें तो पुराणों में आंध्रास के बारे में मेंशन है। तो ये कहा जाता है कि ये जो सातवाहन डायनेस्टी है ये इन्हीं आंध्रास के आइडेंटिकल है, यानी कि पुराणों में इन्हीं का मेंशन है जो आंध्रास के नाम से दिखाई देता है हमें। अब इनके रूल की बात करें तो इनका रूल जो था वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी सी तक माना जाता है। आगे देखते हैं। अब इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर जो थे वो सिमुक थे। अब लास्ट किंग जो कण्व डायनेस्टी के थे उनको इन्होंने मर्डर कर दिया, और कण्व डायनेस्टी के बाद इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी को स्टार्ट करा। अब इन्होंने जो क्या किया था, कंट्रोल किया था फॉल ऑफ द मौर्यास को। मौर्यास के फॉल के बाद देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर। आगे बात करें तो ये सातकर्णी, इनके बाद इनका जो आगे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए उनमें से जो एक थे वो थे सातकर्णी वन। तो ये जो थे ये थर्ड रूलर थे डायनेस्टी के। इन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया और उसके साथ साथ अश्वमेघ यज्ञ कराए। अब इनके बाद बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के रीन के बारे में बात करें तो ये 106 एडी से 130 एडी तक चला। अब जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ये सातवाहन डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कहे जाएंगे। अब ये ग्रेटेस्ट रूलर भी थे सातवाहन डायनेस्टी के, और ये 23rd रूलर थे। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने मैनी किंगडम्स को, मतलब कई तरह के किंगडम जो उस टाइम पर इंडिया में फ्लरिश कर रहे थे, उन्हें डिफीट कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने शाकास, ग्रीक्स, इनको सबको डिफीट कर दिया, और जो सातवाहन की लॉस्ट ग्लोरी थी उसे रिस्टोर कर दिया। अभी देखिए 23rd रूलर है, तो बीच बीच में कुछ वीक रूलर्स भी आए थे, लेकिन डायनेस्टी मेंटेन रही। और इनका 23rd रूलर जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उन्होंने इनकी लॉस्ट ग्लोरी को रिस्टोर कर दिया। अब इन्हें एक ब्राह्मण भी कहा जाता था इंस्क्रिप्शन में। तो अब एक ब्राह्मण का क्या मतलब है, इसके देखिए दो लिटरल मीनिंग निकलते हैं। एक तो निकलता है ओनली ब्राह्मण, यानी कि ये अपने आप को एक ब्राह्मण मानते थे, और दूसरा बनता है यूनिक ब्राह्मण। तो ये जो दो लिटरल मीनिंग बनते हैं एक ब्राह्मण के, वो ये हैं। तो ये इनके इस तरह से इन्हें इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी, ये 27th रूलर थे। ये सारे इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता चलता है। बाकी इनके रूलर्स तो बीच में कई है, ऐसा कहा जाता है कि इनके 30 से ज़्यादा या 30 के आसपास के रूलर थे जिन्होंने 400 साल तक रूल किया था। कहने को तो सिमुक को भी कुछ लोग कहते हैं कि ये फाउंडर नहीं थे, ये सातवाहन कोई किंग इनके पुराने रहे थे जिनके बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। वहाँ से इनकी डायनेस्टी स्टार्ट होती है, लेकिन हम बुक्स पे जाएंगे, जो एविडेंस है उनके थ्रू ही पढ़ेंगे। तो एविडेंस के बेस पे जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यज्ञ श्री सतकर्णी की बात करें तो ये लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे, मतलब इनके बाद ये सारे मतलब बेकार के ही रूलर आए थे, ये लास्ट थे। इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करा रोमन्स के साथ। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, ये जो सातवाहन थे इन्होंने कई सारी पोर्ट सिटीज़ को भी अपने अंडर में ले रखा था, जैसे नासिक हो गया, कल्याण हो गया, इस तरह की पोर्ट सिटीज़ थी। तो ये रोमन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे, इन्होंने ट्रेड प्रमोट किया। अभी इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, इंडिया ज़्यादातर सिल्क के जो क्लोथ्स थे वो एक्सपोर्ट करता था रोमन्स के साथ, और रोमन्स इनको बदले में क्या गोल्ड देते थे, जो
कहा जाता है कि ज़्यादातर इन्हें गोल्ड के थ्रू ट्रेड होता था, तो इन्होंने ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। आगे देखते हैं, अब देखते हैं पुलमावी फोर। पुलमावी द फोर जो थे वो क्या थे, 30th एंड लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी थे। तो जो सातवाहन डायनेस्टी थी, पुलमावी फोर से इनका जो एंड हो गया और फाइनली इन्हें सक्सीड कर लिया इक्ष्वाकुज ने। कब, 3rd सेंचुरी एडी में। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें इनके, तो किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था। सोसाइटी वर्ण में डिवाइडेड थी, ये हिंदुज़म को फॉलो करते थे, तो जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी वो यहाँ पर भी चली रहती थी। वर्ण थे और जाति चल रही थी। प्राकृत जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंस्क्रिप्शन की, तो प्राकृत लैंग्वेज इनके इंस्क्रिप्शन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज काउंसिल्स और ऑफिशियल जो थे वो इंक्लूड रहते थे। आगे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात के बाद हम देखें तो इकोनॉमी की बात अगर करें तो सातवाहन जो थे इन्होंने इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को डेक्कन की कंट्रोल करके रखा हुआ था। जैसे मैंने बताया कई सारी पोर्ट सिटीज़ जो थी वो इनके अंडर में थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर पाते थे रोमन्स के साथ और अदर फॉरेन में ट्रेड ये मतलब इसी के थ्रू कर पाते थे। आगे बात करें तो ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, स्पाइसेस, पर्ल्स एंड जेम्स। तो देखिए सिल्क, कॉटन, सिल्क भी था जो ये एक्सपोर्ट करते थे। सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, पर्ल्स, जेम्स, ये सारी चीज़ें ये एक्सपोर्ट करते थे और रोमन्स बदले में इन्हें गोल्ड कॉइन्स देते थे, जिसकी वजह से सातवाहन टेरिटरी में रोमन गोल्ड्स पाए गए हैं। अब इन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू करे थे। अब इनके जो कॉइन्स थे वो लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और पॉटिन के बने हुए थे। पॉटिन की बात करें, पॉटिन क्या है, देखिए एक नया टर्म मिला हमें। तो जो पॉटिन है वो क्या होता है, कॉपर, टिन और लेड से मिलकर के एक एलॉय बनाते हैं जिसे पॉटिन कहते हैं। इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया क्राफ्टमैन्स, मर्चेंट्स और गिल्ड्स को। तो अब ट्रेड इनका अच्छा था तो ये इनकरेज करेंगे ही, तभी इनका ट्रेड जो था वो फ्लरिश कर रहा था। आगे देखिए इनके रिलीजन की बात करें तो ये जो थे ये ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, बट ऑल्सो पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज़्म। मतलब बुद्धिज़्म से इनका कुछ ऐसा वो नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम हो, बुद्धिज़्म को भी मानते थे और साथ साथ ब्राह्मणिज्म को ये मानते थे। ये कई सारे अश्वमेध यज्ञ कराते थे। उसके अलावा इन्होंने कई सारे स्तूपास बिल्ड कराए हैं, जिनमें से अमरावती और नागार्जुन कोंडा भी है। नासिक और कार्ले केव्स जो हैं वो इनके पैटर्नेज को दिखाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के। इन्होंने इनको शरण दे रखी थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। आगे देखते हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्ट और आर्किटेक्चर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा। स्तूप जो हैं वो एलोरा केव्स के आसपास भी स्कैटर्ड हमें दिखाई देते हैं इनके टाइम। और मैनी चैत्यास, अब चैत्यास क्या होते हैं, देखिए एक टर्म है मैंने आगे लिख दिया, वर्शिप हॉल्स। और विहार्स क्या होते हैं, ये होती हैं मोनेस्ट्रीज। तो रॉक्स को काट करके बहुत सारे चैत्यास और विहार्स बनाए गए थे, केव टेम्पल्स बनाए गए थे नासिक और कार्ले में। और ये सब जो है ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इनके टाइम पे बना हुआ इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रमोट किया था रॉक कट आर्किटेक्चर। तो ऊपर जो हम ये बात कर रहे हैं ये सारा ये रॉक कट आर्किटेक्चर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। आगे डिक्लाइन की अगर बात करें तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये क्या करते थे, ये ज़मीन को ब्राह्मणों और बुद्धिस्ट मॉन्क को दान कर देते थे। इन्होंने ये प्रथा स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से इवेंचुअली इनकी जो अथॉरिटी थी वो वीक होती चली गई। उसके अलावा इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और वीक रूलर्स आए यज्ञश्री सतकर्णी के बाद। तो इस वजह से इनका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। उसके अलावा लोकल पावर जो थी, जैसे इक्ष्वाकुज आ गए, पल्लवाज आ गए, इनकी जो पावर थी ये बढ़ रही थी और उसके साथ ही साथ सातवाहनास की पावर जो थी वो डिक्लाइन कर रही थी, जिसकी वजह से सातवाहनास डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। और ये जो डायनेस्टी है इवेंचुअली 3rd सेंचुरी CE तक डिक्लाइन हो चुकी थी। आगे अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अब देखिए अभी तक हम जितना बात कर रहे थे, मगध की बात कर लें, इंडो ग्रीक्स की, बैक्टीरियंस की, किसी की भी बात करें अगर, तो ये सब नदर्न इंडिया की बात कर रहे थे। अब सदर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी अभी हमने देखी है। तो ये जो है वो डेक्कन और साउथ इंडिया की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ट्रेड, कल्चर
और बुद्धिज़्म के स्प्रेड की तरफ भी काम किया। और वही बात करेंगे अभी। देखिए, इसके अलावा अगर बड़ा एम्पायर कोई देखे तो वो मौर्यास ही थे। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में भी इन्होंने ब्रिज का काम किया। और मौर्यास के बाद के देखे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर ये मौर्यास के थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो सातवाहन डायनेस्टी के ऊपर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब जानने का इच्छुक हूँ कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इम्प्रूवमेंट करने की। अगर मेरे बस में होगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।